धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपने अपने सुंदर सा विचार इस मंच के माध्यम से पूरे समाज को दिया है। आइए, जिसके लिए जिन्हें हम आमंत्रण दिए, जिसके लिए जिन्हें हम इस मंच पर बुलाए और हजारों किलोमीटर चल कर के आए हैं, ऐसे महान अतिथि हैं, उन्हें मैं सादर मंच में आमंत्रण देना चाहूंगा, कहते हुए कि राजस्थान से फूलों की खुशबू छुरा तक महकाई है। राजस्थान से फूलों की खुशबू छुरा तक महकाई है। गोंडवाना की इतिहास बताने हीरा मीना दीदी आई है, हीरा मीना जी आई है, मीना आई है। आइए, वह फूल नहीं चिंगारी है, वह गोंडवाना की महारानी है, वह छुरी नहीं कटारी है, वह गोंडवाना की महारानी है, गोंडवाना की महारानी है। लीजिए अमन साहब। सेवा सेवा सजोर पेंता सेवा सेवा धरती दाईदा सेवा सेवा आप सभी सगाजन लोगों का सेवा सेवा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ब्लॉक छुरा जिला गरियाबंद, आप सभी सगाजनों का मैं तहे दिल से हार्दिक आभार और अभिनंदन करना चाहूंगी कि आपने भारतीय इतिहास की अद्वितीय नायिका महारानी दुर्गावती के शहादत दिवस बलिदान दिवस पर मुख्य वक्ता के रूप में मुझे बुलाया। ये मेरे लिए बहुत गौरव का पल है कि मेरे पुरखाओं के साथ आपने एक जिंदा शख्सियत को याद किया। वो पुरखा जिन्होंने इतिहास रचा है, इतना जबरदस्त इतिहास कि आज तक उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाया, इसलिए अद्वितीय इतिहास रचा उन्होंने। कृपया म्यूजिक ना चलाएं इसमें। महारानी दुर्गावती हमारी पुरखा रही है, हमारी दादी नानी रही है, हम उनके वारिस हैं, हम उनकी संतानें हैं, हम उनकी औलाद हैं। वो हकीकत शख्सियत रही है। भारत इंडिया मतलब इंडिजिनियस लोगों की धरती, आदिवासी लोगों का देश। पूरे विश्व में हम लगभग 50 या 60 करोड़ की आबादी हम आदिवासियों की है और भारत में पूरे विश्व के सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं, जिनकी जनगणना 2011 में भारत सरकार ने की थी, उसके बाद नहीं की है। ये बहुत बड़ी साजिश है, इसको समझना होगा कि 2011 के बाद क्या परेशानी आई सरकार के सामने कि हमारी जनगणना नहीं हुई, जबकि गाय की जनगणना हो रही है, जानवरों की जनगणना हो रही है, कुत्ते बिल्ली की हो रही है, तो इंसानों की क्यों नहीं हो रही, आदिवासियों की क्यों नहीं हो रही। ये बहुत बड़ी साजिश है। आज 2026 है, 2011 के बाद अच्छे दिनों की सरकार भी चल रही है, 14 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हमारी जनगणना नहीं हुई है। आजादी से 70 साल पहले ब्रिटिश सरकार ने हम लोगों की एक अलग पहचान दे रखी थी, यानी ट्राइबल कॉलम दे रखा था, लेकिन भारत सरकार ने वो ट्राइबल कॉलम हमसे छीन लिया है। हम अपने आप को आदिवासी कहते हैं, संविधान में जनजाति के रूप में हम दर्ज हैं, लेकिन हमारी मूल पहचान आदिवासी है। जनजाति के रूप में संविधान में पैदा किया जा सकता तो निकाला भी जा सकता है। और ये जो सरकार है संविधान को कितना मानती है आप और हम देख रहे हैं। हमारे जो जल जंगल जमीन पहाड़ है, वहाँ अनुसूची 5 और 6 लागू है, फिर भी अंबानी अडानी को खुलेआम क्यों छूट दी गई है व्यापार के क्षेत्र में, क्यों खदानों के लिए छूट दी गई है। और अब तो कारपोरेट जगत आ रहा, पूरे वर्ल्ड के सबसे ताकतवर जो देश है वो यहाँ खदानें लगाएंगे, औद्योगिक क्षेत्र लगाएंगे, खासतौर से आदिवासी क्षेत्रों में, क्योंकि जो खजाना है, सोना चांदी जो भी चीजें हैं वो सब आदिवासी क्षेत्रों में है और उन पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ आरएसएस की भी नजर है। आप लोग देख चुके हैं आरएसएस देश में कैसा शासन कर रही है या कैसे लोगों का शोषण कर रही है, खासतौर से आदिवासियों का। अभी हाल ही में दिल्ली में जो अमित शाह जी ने प्रोग्राम किया है आदिवासियों को बुलाकर, हम सबको वनवासी घोषित किया। क्या हम वनवासी हैं? हम जल जंगल जमीन धरती समतल मैदान पहाड़ में दर्रे घाटियां बर्फ रेगिस्तान सब जगह रहने वाले हैं। इस भारत की भूमि में कण कण में रहने वाले हैं।
वनवासी वो लोग थे जो घरों से निकाले गए। घरों से कौन निकाले गए थे? जिनको देवी देवता बनाकर आज दिमाग में डाला गया है या मंदिर बनाकर आपके क्षेत्रों में घुसाया जा रहा है। वनवास किसको हुआ था? किसको हुआ था वनवास? आपके पुरखाओं ने लिया था कभी वनवास या दिया था? जो राम थे वो वनवास गए थे ना, और जो पांडव थे उनको भी वनवास मिला था। वो गैर आदिवासी थे, दोनों ही समाज, दोनों परिवार के लोग, और संपत्ति बंटवारे के लिए खुद परिवार ने ही उनको वनवास दिया था। वो लोग वनवासी थे। हम आदिवासी इस धरती के मूल मालिक, अगर उन कथाओं को सच माना जाए तो हम लोगों ने उनका साथ दिया था हर क्षण हर पल। और आज हमारी अस्मिता पर, हमारे अस्तित्व पर बहुत बड़ा संकट आ रहा है उनको मानने वालों की वजह से। जो राम को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, श्याम को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, वो हमारे पुरखों को क्या बोलते हैं? असुर, दानव, दैत्य, राक्षस बोलते नहीं बोलते? उनके ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है? क्या हमारे पुरखों को वो सम्मान मिलता है? वो हमें, हमारे वजूद को नहीं चाहते। तो हमें अपने पुरखों के इतिहास को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को और अपने जल जंगल जमीन और अपनी संस्कृति को खुद को बचाना होगा। अब तो आप लोग संगठित हैं, जैसे अभी बताया कि 15 समाज समुदाय इस कार्यक्रम के सहयोगी रहे हैं। तो हम देश भर के आदिवासी संगठित होकर सरकार की जो गलत नीतियां हैं, गलत जो आदेश है, गलत जो कानून है, उनके खिलाफ उठ खड़े होंगे तो इस धरती के साथ हमारा अस्तित्व भी बचेगा। और इसकी प्रेरणा हमारी पुरखा जो महारानी दुर्गावती है उनके जीवन से लेनी चाहिए कि वो बचपन से इतनी बहादुर थी कि वो जंगली जानवरों के साथ रहती थी और जंगल में शिकार भी करती थी, घुड़सवारी भी करती थी, और युद्ध कौशल की भी उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली थी। इसीलिए जब 18 साल में उनका विवाह राजा दलपत शाह के साथ हुआ, उनके पिता के बारे में मैं बताना चाहूंगी। राजा संग्राम शाह जो गढ़मंडला के बहुत बड़े राजा रहे हैं, इस गोंडवाना के सबसे ताकतवर और सबसे अमीर, सबसे वैभवशाली राजा रहे संग्राम शाह। उनके पास जंगल, पहाड़, मैदान, सोना, अकूत भंडार था, और उनके समय पर उन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। उनके पास सफेद हाथियों का बहुत बड़ा कुनबा था, सफेद हाथियों का, जो बहुत दुर्लभ माने जाते हैं आज, और आज इसको देखने को ही नहीं मिल रहे। और महारानी दुर्गावती को जो सवारी करती थी वो भी सफेद हाथी, सरमन नाम के हाथी की सवारी करती थी। वो युद्ध में जो हाथी का इस्तेमाल करती थी उस हाथी का नाम था सरमन। रानी दुर्गावती का जब विवाह हुआ राजा दलपत शाह से, तब जो शेरशाह सूरी था उसने दिल्ली सल्तनत हथिया ली थी और रानी पर भी हमला किया था उसने। रानी के जो पिताजी थे कलिंजर में रहते थे, कलिंजर पर हमला किया था, और रानी उस वक्त पियर गई हुई थी, बार बार हमला कर रहा था, और रानी के पिताजी घायल हो गए थे। तो रानी ने अपनी सूझबूझ से शेरशाह सूरी को खबर भिजवाई कि वो उनके पिताजी मतलब खत्म हो गए हैं और वो संधि करना चाहती है। रानी अपनी सूझबूझ से पूरी रणनीति तैयार कर चुकी थी कि मुझे इससे मुकाबला करना है, इससे शेरशाह सूरी से, जिससे पूरा भारत के जो राज रजवाड़े हिंदू राजा थे वो घबराते थे। उस रानी ने, मतलब एक युवा रानी, शायद 18-20 साल की रानी थी उस वक्त वो, उसने अपनी समझदारी से, शेरशाह सूरी ने कलिंजर के किले में बारूद बिछा रखी थी, उस बारूद पे पानी डलवा दिया अपने सैनिकों से, और शेरशाह सूरी को संधि पत्र देकर कुछ समय ले लिया। और उस समय के दौरान उन्होंने अपनी रणनीति से शेरशाह सूरी को वही उसी बारूद के देर में परास्त किया था।
वो है रानी दुर्गावती, जिन्होंने शेर शाह सूरी के द्वारा बिछाई गई बारूद के ढेर में उसको खुद को मतलब खत्म कर दिया था। फिर आके ये जब अपने गढ़मंडला में शासन किया, इसके जो रुतबा था, जो शौर्य था, जो संपदा थी, उस पर सबकी नजर थी, आसपास के राजाओं की, अकबर की, और उसके जो सेनापति था आसिफ खां उसकी, और बाज बहादुर गढ़मंडला का राजा था, उसकी भी नजर थी। बाज बहादुर को उसने 2 बार बहुत बुरी शिकस्त दी थी और उसको मार गिराया था। इस अकबर के पास खबर पहुंचाने वाला कौन था, आप लोगों को पता है? तुलसीदास का नाम सुना आप लोगों ने, जिसने रामचरितमानस लिखा है। वो तुलसीदास गढ़मंडला में राजा संग्राम शाह के शासन में भीख मांगता था, और आदिवासी समाज कभी भीख मांगता नहीं है, वो हमेशा कर्म करके या काम करके कमा कर खाता है। राजा संग्राम शाह को ये पसंद नहीं था, तो उन्होंने मुनादी करवाई कि या तो तुम काम करके खाओ, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। लेकिन इन जो ये घुसपैठी है, या जो शरणार्थी है, या जो अपने आप को आर्य कहते हैं, या जो अपने आप को पंडित कहते हैं, ये लोग बहुत चालबाज होते हैं। उसने भीख मांगना नहीं छोड़ा, तो राजा संग्राम शाह ने उसने गढ़मंडला से निकाल फेंका था तुलसीदास को, और तुलसीदास ने जाके गढ़मंडला का जो संपदा थी, जो अकूत भंडार था, उसकी जानकारी अकबर को दी थी, और रानी दुर्गावती के शौर्य के बारे में भी बताया था। तब अकबर ने अपने मंत्री को रानी पर हमला करने के लिए भेजा था, आसिफ खां को, और आसिफ खां से भी बहुत लोहा लिया था रानी दुर्गावती ने। रानी दुर्गावती के पति के साथ सिर्फ 5 साल का साथ रहा था, उसमें एक छोटा बच्चा भी था। उस बच्चे को वारिस घोषित करके या राजा घोषित करके रानी ने संरक्षक बनकर शासन किया, अपने गढ़मंडला का, अपनी आदिवासी संस्कृति का, अपने इतिहास का, अपने पूर्वजों के स्वाभिमान का, सम्मान का, आत्मगौरव का। वो 1500 की बात है, 1524 से लेकर 1564 तक की बात है, जब रानी का काल था। आज हम 2026 में चल रहे हैं, आज हमारे पास तकनीकी की है, आज हमारे पास भाषा है, संपर्क भाषा, अपनी अपनी मातृभाषा है, अपने अपने मतलब संसाधन है आने जाने के। तो सोचिए हम मिलजुल कर क्या नहीं कर सकते, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अमित शाह गृह मंत्री होंगे भारत सरकार के, उन्होंने दिल्ली में बुलाकर आदिवासियों का जो मेला लगाया और उसमें कह दिया वनवासी है आदिवासी। लेकिन समाज के प्रबुद्ध जनों ने कई मीटिंगें की, सम्मेलन किए, आसनसोल में हुआ, नासिक में हुआ, राजस्थान में हुआ, और भी कई जगह हुए हैं, बंगाल में हुआ। उन सब मीटिंगों में यही कहा कि हम आदिवासी है, वनवासी नहीं है, और अगर हम वनवासी है तो राष्ट्रपति से सवाल करेंगे कि वो आदिवासी है या वनवासी है। राष्ट्रपति आदिवासी है, आदिवासी राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है। इसका उदाहरण हम सबके क्षेत्रों से देखने को मिल रहा है। जैसे दीदी ने बताया, यहाँ जो खनन माफियाओं की जो लूट चली है, यहाँ गरियाबंद में जो सोने की और हीरे जवाहरातों की जो सबसे बड़ी बड़ी खाने हैं, ये जमीनें किसकी है? गोंडवाना की, गोंड समाज की, यहाँ के रहने वाले लोगों की। लेकिन मालिक कौन बने हुए हैं? कौन लेके जा रहा है ये सोना चांदी हीरे जवाहरात? यहाँ के जो मूल मालिक है या जो मूल वारिस है, वो तो मजदूर बन गए हैं, और जो बाहर के लोग थे वो मालिक बन गए हैं, क्योंकि सत्ता से उन्होंने साठ-गांठ कर लिया है। वो शासन प्रशासन और साम दाम दंड भेद और अंबानी, अडानी और ये मोहन भागवत और अमित शाह और योगी जी, ऐसे ऐसे शासकों के साथ मिलकर हम सबके खिलाफ वो बहुत बड़ी बड़ी रणनीतियां ला रहे हैं। आपको धर्म के नाम पे गुमराह किया जाता है, आपको बार बार में बोला जाता है हिंदू हिंदू हिंदू। तो हिंदू धर्म में 4 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो मैं पूछना चाहती हूँ, 4 वर्णों में से कौन से वर्ण में आप आते हो? ब्राह्मण हो
क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, नहीं हो ना, तो फिर आप आदिवासी हो। आदिवासी का मतलब है इस धरती में सबसे पहले रहने वाला बंदा, इस धरती का मूल मालिकों की संतानें, यानी इस धरती के वास्तविक हकदार, सच्चे मालिक। और ये मैं नहीं कह रही, ये 2011 का जस्टिस काटजू जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं, उन्होंने कहा था कि इस देश में रहने वाली 8% आबादी आदिवासियों की है। और वो खाइए, ककड़ी खाइए, खीरा खाइए, टमाटर खाइए, गाजर खाइए, चना खाइए, जो आपके खेत खलिहान में पैदा होता है वो चीजें खाइए। गुटखा, बीड़ी, पान, तंबाकू खाएंगे तो टीबी और कैंसर के मरीज हो जाएंगे और जिंदगी में कभी इलाज भी नहीं होगा उसका, और पूरा परिवार और बर्बाद हो जाएगा। नशाखोरी करेंगे तो जो कमा रहे हैं वो अपने आप सारा खत्म हो जाएगा, परिवार को कुछ नहीं देंगे, बीमारियों में छोड़ जाएंगे और कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा परिवार को। मैं राजा साहब ओंकार सिंह जी से और पूरे सगा जनों से अनुरोध करना चाहूंगी कि समाज में जागरूकता वाले प्रोग्राम करने चाहिए, चाहे वो सांस्कृतिक हो या ऐसे वैचारिक हो, ताकि हमें पता रहे क्या सही है और क्या गलत है। और मैंने देखा यहाँ पर आरएसएस के स्कूल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, वहाँ पर बार बार हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार उनको मंत्रोच्चार करवाया जा रहा है, चाहे वो सुबह जाए प्रार्थना में या वो खाना खाए या वो कोई और कार्य करे। ये लोग हमारे ही बच्चों को हमारे ही खिलाफ, हमारी संस्कृति के खिलाफ, हमारे पुरखाओं की जो परंपराएं उनके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा खतरा है। इन सब चीजों से चौकन्ना और चौकस रहना होगा। ठीक है, शिक्षा तो लीजिए, लेकिन अपने पुरखों की परंपराएं और संस्कृति और इतिहास को जिंदा रखना बेहद जरूरी है। जिस समाज का इतिहास मिट जाता है वो समाज मिट जाता है। जिस समाज की भाषा मर जाती है उस समाज का इतिहास, भाषा, संस्कृति और पहचान सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसीलिए भारत सरकार आदिवासी समाज की भाषाओं पे कोई काम नहीं करती या भाषा संरक्षण के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं देती। तो आप लोग अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी मातृभाषाओं को बचाने का प्रयास कीजिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है आप जो भी उत्सव करें, शादी ब्याह, जन्म मरण पर्ण, उसके जो भी कार्ड बनाए आप अपनी मातृभाषा में बनाइए। आपकी भाषा अपने आप जिंदा हो जाएगी। अपने हाथ से बनाइए, अपनी भाषा में बनाइए। आप गोंडी है तो गोंडी में बनाए, भील है तो भीली में बनाए, मीणा है तो बीली में बनाए, संथाल है तो संथाली में बनाए। आदिवासी समाज, जितने आदिवासी समाज है उतनी उनकी मातृभाषाएं और बोलियां हैं। संसार की सबसे बड़ा जो ज्ञान भंडार है वो आदिवासी भाषाओं में छुपा हुआ है, क्योंकि हमारे पुरखे प्रैक्टिकल अनुभवों के आधार पर वो करते थे। धरती की उनको पूरी जानकारी, खेती की जानकारी, जड़ी बूटियों की जानकारी, चिकित्सा की जानकारी, हर चीज की उनको जानकारी। हवा देख का रुख देख के बताते थे कैसी बारिश आएगी, कहाँ से बारिश आएगी। जानवरों की आवाजों से वो बता देते हैं, कीट पतंगों के चलने से वो बता देते हैं कि कैसा क्या मौसम होगा। तो हम पढ़ लिख कर उस ज्ञान को सहजे और अपनी अपनी भाषाओं में सहजे और आने वाली आपदाओं का सामना करने के लिए हमारे जो राजनीतिक जो भी प्रमुख है, जैसे मैडम है, पंचायत की सदस्य है, और भी सभी सदस्य हैं, प्रधान है, एमएलए है, एमपी है या नौकरशाह है या किसी भी पद पर है, आप लोग संगठित होकर इन चुनौतियों का सामना कीजिए और विरोध कीजिए जो भी गलत हो रहा है। आपको पता चल जाए आपको बीमारी है तो उस बीमारी का इलाज लेंगे तभी तो ठीक होंगे ना। जब पता चल गया कोई चीज गलत हो रही है उसका विरोध करेंगे तो वो सही होगी। और इसका उदाहरण अभी कहा, जैसे अमित शाह ने मीटिंग बुलाकर कहा था आदिवासी वनवासी है, और अभी राष्ट्रपति ने उसका सुधार किया कि आदिवासियों को कुछ लोग वनवासी बोलते हैं, वो ठीक नहीं है। संविधान में अनुसूचित जनजाति एसटी के रूप में दर्ज है, लेकिन वो आदिवासी है, वो पुरातन काल से रहने वाले हैं, वो इस धरती के मालिक है। जब राष्ट्रपति ने यह सुधार कर दिया तो ट्राइबल कोलम जनगणना में हमें लेने में कोई नहीं रोक सकता। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत सेवा जोहार कि आप लोगों ने इस छत्तीसगढ़ की
धरती के गरियाबंद जिले के इस छुरा में मुझे बुलाया, पुरखों की पावन धरती पे मुझे बुलाया और मुझे बहुत गौरवमयी अवसर दिया। मैं बहुत सलाम और आभार प्रकट करना चाह रही हूँ पूरे सगाजनों का, मातृ शक्तियों का, इन नारी शक्तियों का, ये बाल शक्तियों का। मैंने देखा हम सब चप्पल में थे, लेकिन ये बिना चप्पल के इतनी धूप में चल के आ रही हैं। बहुत गजब की बात है, ये बड़े साहस की बात है। इनमें बहुत सारी शक्ति है, इस शक्ति का सही मार्गदर्शन कीजिए और इसका सदुपयोग कीजिए ताकि परिवार, समाज और राष्ट्र में ये संपदा के रूप में उभरे और रानी दुर्गावती की संतानें कहलाए, रानी दुर्गावती की तरह अपनी समाज, संस्कृति, इतिहास और पूरे देश के गौरव को बढ़ाने में सहयोग करे।